हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 21 जिसमें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने लक्ष्मीकांत की 7th एडिशन की बुक को अलग अलग लेक्चर में पूरा कवर करने का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 20 तक को कवर कर लिया है और आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 21 को कवर करने वाले हैं। आज हम दोस्तों सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम इस पूरे चैप्टर को अलग अलग छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। फिर हम देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने एडवाइस देता है उसका नेचर क्या होता है। देन वी विल सी कि इनका जो भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। फिर हम देखेंगे उनके ओथ और सैलरी के बारे में। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं उनकी ओथ और सैलरी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी हुई है। देन हम देखेंगे कि इन मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा डिटेल में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपोजिशन के बारे में, ओके। और लास्ट में हम देखेंगे कि कैबिनेट क्या होता है और कैबिनेट के बारे में बहुत सारे इसके फंक्शंस देखेंगे, इसके रोल के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, है ना। तो आज का जो ये हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। और इससे पहले कि हम इसके मेन कंटेंट पे आए, मैं आप सबको याद दिला दूं दोस्तों कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको ये जो जो भी मैं लक्ष्मीकांत की सीरीज मैंने शुरू किया, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे और भी करंट अफेयर्स के वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें मैंने मंथली करंट अफेयर्स जो कि इन्वायरमेंट से का स्पेसिफिक है उसको भी पूरा कवर करने का प्रयास किया है। और उसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो कम से कम पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सीधा मेन कंटेंट पे आते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बैकग्राउंड देख लें। देखिए दोस्तों, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास दो ऑप्शन थे, या तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करें या फिर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करें। तो फिर हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। और इसके क्या क्या रीजन थे वो मैंने जब आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ाया है तो वहां पे बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं इसी चैनल पे और उसको देख सकते हैं। तो जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया दोस्तों, तो इस सिस्टम में दो टाइप के हेड की बात होती है। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ओके। और इस प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो यहीं से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले आर्टिकल 74 देखते हैं। आर्टिकल 74 जो है वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के आधार पे काम करता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस रेंडर की है तो प्रेसिडेंट एक बारी दोबारा उस वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है। अब ये रिकंसिडरेशन का जो प्रोविजन है ये 44th अमेंडमेंट से पहले नहीं था। 44th अमेंडमेंट को लाके ये जो दोबारा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है, इसको 1978 में ऐड किया गया। अब देखिए, इसका बैकग्राउंड आप 42nd अमेंडमेंट में देख सकते हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एक तरह से ऑटोक्रेसी की तरह शासन करने लगी थी। तो इसीलिए कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतनी पावरफुल ना हो जाए, किसी भी देश की सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर इतनी ना आ जाए कि दोबारा से 1975 से 77 तक जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन था वैसा सिचुएशन क्रिएट हो। इसलिए 44th अमेंडमेंट के माध्यम से उन सारी बातों को इंश्योर किया गया जिसके माध्यम से दोबारा जो इमरजेंसी के प्रोविजंस का दुरुपयोग है वो ना हो, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 74 कहता है।
फिर आर्टिकल 74 एक और बात कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दी है तो इस बात की जांच जुडिशरी नहीं कर सकता। आपको ध्यान में रखना है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी सलाह दी है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उस काम को करेगा और इस सलाह के बारे में जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, कोई भी जांच नहीं कर सकता। आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, वो है आपका आर्टिकल 75। इसमें 74 के अलावे कुछ अदर प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही बाकी मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो टोटल लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस प्रोविजन को 91st अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से शामिल किया गया। इससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कितनी भी हो सकती थी, लेकिन 91st अमेंडमेंट ने इसको 15% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। फिर आर्टिकल 75 ही वो आर्टिकल है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये देखिए, ये जो प्रोविजन है यही हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आर्टिकल 75 में मिनिस्टर के सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल 75 था। अब ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोविजन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो उसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 77। अब आर्टिकल 77 कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस हैं उन सबको प्रेसिडेंट के नाम पे कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं उस एग्जीक्यूटिव एक्शन पे अगर किसी का नाम लिखा होगा तो वो प्रेसिडेंट का नाम लिखा होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 77 कहता है। अब आर्टिकल 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटीज के बारे में बात करता है। अब प्राइम मिनिस्टर वाले लेक्चर में मैंने उसको बहुत ही डिटेल में बताया है, तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने का कोई लॉजिक है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके उसको एक बार रिकैप कर सकते हैं। आर्टिकल 78 प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटीज की बात करता है। आर्टिकल 88 जो है ये बात करता है कि अलग अलग हाउसेस के रेस्पेक्ट में मिनिस्टर्स के क्या क्या राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मिनिस्टर होता है वो किसी भी हाउस में जाके अपना वोट कर सकता है, किसी भी हाउस में जाके किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये मिनिस्टर के अलग अलग राइट्स हैं, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 88। तो ये 5 जो आर्टिकल थे 74, 75, 77, 78 और 88, ये 5 आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं उस एडवाइस का नेचर क्या होता है। अब इसके संबंध में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जो 42nd और 44th अमेंडमेंट था उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देता था प्रेसिडेंट को, इस एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया गया था कि प्रेसिडेंट को इस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। ठीक है। माफ कीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि अगर मिनिस्टर ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दिया तो इस एडवाइस के बारे में कोर्ट कोई भी जांच नहीं कर सकती। आपको ध्यान में रखना है, जुडिशरी इस बात की कोई भी जांच नहीं कर सकती कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से क्या करने को कहा है, लोकसभा के डिसोल्यूशन को कहा है या फिर किसी मंत्री को बर्खास्त करने को कहा है, कुछ कुछ भी कहा हो, उसकी जांच जुडिशरी के द्वारा नहीं की जा सकती। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला केस है UNR राव केस 1971। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब प्रेसिडेंट जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के। यानी अगर प्रेसिडेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करेगा, एग्जीक्यूटिव वर्क करेगा, तो उसके लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हमेशा अस्तित्व में होना जरूरी होगा और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेगा। ठीक है। अगर कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अस्तित्व में नहीं है, उसके बावजूद अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी एग्जीक्यूटिव कदम उठाया है, एग्जीक्यूटिव काम किया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है इस आधार पे कि प्रेसिडेंट ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इस एग्जीक्यूटिव काम को किया है। तो ये UNR राव केस 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
फिर एक और इंपॉर्टेंट केस है इस कॉन्टेक्स्ट में, शमशेर सिंह केस 1974 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अगर प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का जिक्र है तो वहां पे प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन। अगर मान लीजिए कि किसी भी काम को करने के लिए प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, तो शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है इसका मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे प्रेसिडेंट का अपना कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता। दोस्तों, जब मैंने आपको प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने की जो शक्ति है वो बहुत ही रेयर सिचुएशंस में है। तो इसलिए प्रेसिडेंट जब भी काम करता है तो वो मोस्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट दूसरे बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है। फिर एक पर्सन जो कि मिनिस्टर बन सकता है बिना एमपी बने, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कोई भी पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है फॉर मैक्सिमम 6 मंथ पीरियड, यानी 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो कि ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं है, वो व्यक्ति भी 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। लेकिन इस 6 महीने के भीतर उसको इन दोनों हाउसेस में से किसी ना किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक मिनिस्टर जो कि एक हाउस का मेंबर है उसको दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है, उसको दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स में बोलने का अधिकार है, लेकिन वो वोट केवल उसी हाउस में कर सकता है जिस हाउस का वो मेंबर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं ओथ और सैलरी ऑफ मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों, जो भी मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं उन सबको ओथ दिलवाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता था, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को जो हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इन सबको ओथ दिलवाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो मिनिस्टर्स की सैलरी होती है, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में भी बताया था, तो उनकी सैलरी को डिटरमिन करने का काम हमारे पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट चाहे तो मिनिस्टर की सैलरी को कम या ज्यादा कर सकती है। ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ा सा इस पे नजर डाल लेते हैं कि जो भी मंत्री अपनी शपथ लेते हैं, जो ओथ लेते हैं, उसमें क्या कहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। ठीक है। वो इंडिया की इंटेग्रिटी को बनाए रखेंगे, वो इंडिया में जो यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, फ्रेटर्निटी को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी मिनिस्टर्स के ऊपर अपनी ड्यूटीज दी है उस ड्यूटीज को वो अच्छे से निभाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहीं पे भी अपना बायस शो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी उनके पास मामले आएंगे उन सब में वो कानून के अनुसार, वो लॉ के अनुसार जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। इस तरीके से ये अपनी ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। साथ ही साथ दोस्तों वो एक सीक्रेसी का भी ओथ लेते हैं। अब इस सीक्रेसी के ओथ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो भी मंत्री होते हैं वो एक सीक्रेसी का ओथ लेते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट अगर यूनियन मिनिस्टर के रूप में उनके सामने लाया गया है तो वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस इंफॉर्मेशन को साझा नहीं करेंगे जिसको नहीं जानना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा देखिए, 1990 में एक केस आया था। 1990 में हुआ ये था, दरअसल जो देवीलाल थे इनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, डेप्यूटी पीएम। अब डेप्यूटी पीएम का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अपॉइंटमेंट का ना तो कोई तरीका है ना ही ओथ दिलवाने का कोई तरीका है। तो एक विवाद ये हो गया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाएगा। और फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को जब ओथ प्रेसिडेंट ने दिलवाया तो इस आधार पे इसको चुनौती दी गई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि संविधान में तो केवल प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो मिनिस्टर्स है उन्हीं के बारे में प्रोविजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ओथ को इस आधार पे वैलिड ठहराया कि किसी भी व्यक्ति की जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति है वो केवल एक्सपेंशनरी है, एक या यूं कहें कि केवल पॉलिटिकल रीजन की वजह से की जाती है। और ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन उस व्यक्ति को जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं देती है।
तो इसलिए कहा गया कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ प्रेसिडेंट ने दिलवाया था वो जो ओथ था वो वैलिड था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं जो भी मिनिस्टर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं। तो इसको हम अलग अलग हेडिंग्स में करके देखेंगे। सबसे पहले हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखते हैं। दोस्तों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सिद्धांत है ये आर्टिकल 75 में आता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के प्रति जॉइंट रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई भी एक मिनिस्टर कोई भी काम करता है तो जितने भी मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हैं वो सारे के सारे उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसका फायदा ये भी है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर हैं वो एक दल की तरह कार्य करेंगे, एक पार्टी की तरह कार्य करेंगे। और जब लोकसभा में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके विरुद्ध कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जितने भी मंत्री हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, भले ही उसमें राज्यसभा के मंत्री भी क्यों ना शामिल हो। देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ना केवल लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं बल्कि राज्यसभा के भी सदस्य मंत्री बन सकते हैं। तो अगर किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया है तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने के साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो लोकसभा से सदस्यता रखते हो या राज्यसभा की सदस्यता रखते हो, वो सब इस्तीफा दे देते हैं। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति को इस बात के लिए भी रिकमेंड कर सकता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दें, लोकसभा को विघटित कर दें और नए चुनाव कराने की मांग कर सकता है। लेकिन अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में खो दी है, लोकसभा में इसको मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात तभी मानी जाएगी जब वो कॉन्फिडेंस में हो। ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कॉन्फिडेंस में नहीं है उसकी बात मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। अब देखिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका मतलब ये भी है कि जितने भी कैबिनेट के डिसीजंस हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग है। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो है इस बात से अलग व्यू रखता है जो कि उसके कैबिनेट ने डिसाइड किया है, ठीक है, इस कैबिनेट में मान लीजिए कि 5 मिनिस्टर हैं और इस 5 मिनिस्टर में से 4 मिनिस्टर ने किसी भी रेजोल्यूशन पे अपनी सहमति दे दी और एक मिनिस्टर ने क्या किया है, इस पे अपना विरोध जताया है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ये रेजोल्यूशन आगे पारित हो जाता है, तो ये जो एक मिनिस्टर है जिसने अपना विरोध जताया था इसको भी अपनी सहमति देनी होगी। ये पब्लिकली जाके ये नहीं कह सकता कि इसने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया था, ये फिर वरना इसको एंटी डिफेक्शन के आधार पे इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैबिनेट के डिसीजंस पे भी लागू होता है और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सब पे लागू होता है। और अगर कोई मिनिस्टर इस बात से डिफर करता है, जो भी डिसीजन उसके कैबिनेट ने लिया है, तो फिर वो चाहे तो रिजाइन दे सकता है। अब देखिए, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देखिएगा आप 1953 में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ जब उनका मतभेद हुआ था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, 1953 में, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोट करना चाहें तो आप इसको कोट कर सकते हैं। फिर आरिफ मोहम्मद करके भी थे एक, उन्होंने भी मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 इसके विरोध में अपना त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि इनकी कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया था ये इस डिसीजन से नाखुश थे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। अब हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा भी आर्टिकल 75 में है। ये कहता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक वो अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट किसी भी मिनिस्टर को तभी हटा सकता है जबकि प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कॉन्फिडेंस में नहीं हो, नो कॉन्फिडेंस में हो। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसका। हाँ, तो अभी मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था जिसकी चर्चा आर्टिकल 75 में है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मिनिस्टर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पोस्ट पे बना रहता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो अपने पोस्ट पे बना रहेगा और राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय हटा सकता है। ठीक है,
लेकिन हटाएगा कब? जब पीएम उसको ऐसा करने को बोले। और पीएम अगर बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कॉन्फिडेंस में है तो भी उस मंत्री को हटाया जा सकता है। अब देखिए पीएम क्यों बोलेगा किसी भी मंत्री को हटाने के लिए? दो कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कि उस मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, तो प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि ये मंत्री हमारे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर हो जाए। या फिर प्राइम मिनिस्टर ने किसी मंत्री को कोई काम दिया हो और उस मिनिस्टर ने उस काम को अच्छे तरीके से नहीं किया हो, तो इस जो डिससेटिस्फैक्शन होता है पीएम को, इस डिससेटिस्फैक्शन के बेस पे भी ये प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप उस मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोलें या उसको वो कर दें, बर्खास्त कर दें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख लिया, हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है वो है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफर करता है। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला लेक्चर में बताया था तो वहां पे मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन दोनों का मैंने कंपेयर किया था। इन दोनों को कंपेयर करके मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए थे। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके उसको देखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो किसी भी मिनिस्टर के लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हो। अब ब्रिटेन में ऐसा है। ब्रिटेन में क्या होता है कि अगर किंग ने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया तो उस ऑर्डर को एक मिनिस्टर के द्वारा काउंटर साइन किया जाता है दोबारा से। और फिर अगर ये जो ऑर्डर है अगर किसी भी कानून के वायलेशन में है तो इसके लिए उस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यहां पे देखिए, किंग ने तो ऑर्डर पास कर दिया, इस पे साइन किया मिनिस्टर ने, और अगर इस ऑर्डर के माध्यम से कुछ भी गलती हो जाती है तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो मिनिस्टर। तो इसीलिए ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, भारत में संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ पे जनहित में कोई ऑर्डर जारी किया हो तो इस जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर पे ब्रिटेन की तरह कोई मिनिस्टर हस्ताक्षर करे। ठीक है, अब देखिए, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट होता है किंग, हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है प्राइम प्रेसिडेंट। इसलिए मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि अगर हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कोई ऑर्डर इशू करता है तो उस ऑर्डर पे काउंटर साइन करने के लिए हमारे यहाँ पे किसी मिनिस्टर की जरूरत नहीं होती, बट ब्रिटेन में ऐसा करना पड़ता है। तो ब्रिटेन में मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर किया गया है, लेकिन हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में इस बात को इग्नोर किया गया है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी जाती है, कोई एडवाइस दिया जाता है, तो ये किसी भी जुडिशरी के क्षेत्र से बाहर होता है। जुडिशरी इस बात की जांच नहीं कर सकती। अब इस बात की चर्चा मैंने आपसे 4 या 5 बार कर दी, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रहेंगी। तो ये दोस्तों अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की जो कि मिनिस्टर्स के ऊपर होते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंपोजिशन की। दोस्तों देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए, ये तीनों जो मिनिस्टर होते हैं, इन तीनों मिनिस्टर के ऊपर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर दिया जाता है, जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था। लेकिन डेप्यूटी पीएम की जो नियुक्ति होती है इसके संबंध में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसको मोस्टली पॉलिटिकल रीजन की वजह से अपॉइंट किया जाता है बस। अब आइए दोस्तों, एक एक मिनिस्टर करके हम देख लेते हैं कि कौन सा मिनिस्टर का क्या काम है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है, हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री है ना? तो अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती है उनको हेड करने का काम करता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब देखिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप जाएंगे और अभी करंट पोर्टफोलियो में कौन कौन से मिनिस्टर है ये आपको अभी याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, फिर ऐसे भी एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको जानना चाहिए। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
देखिए, ये या तो इंडिपेंडेंट चार्ज भी ले सकते हैं किसी भी मिनिस्ट्री का, या फिर इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ अटैच भी कर दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में क्या होते हैं, ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनको बुलाया जाए कैबिनेट की मीटिंग में तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। बिना बुलाए ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और तीसरा जो मिनिस्टर होता है वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इनको या तो कैबिनेट मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं उनके साथ अटैच कर दिया जाता है, ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामले में असिस्ट कर सके। ठीक है। अब देखिए, इनके ये भी हमारे कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इनको भी मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जरा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, कैबिनेट में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं वही होते हैं, यानी कैबिनेट में केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर तो होते ही हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर, ये तीनों मिनिस्टर होते हैं। तो पहला अंतर तो ये है। अगर हम डिसीजन मेकिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो कैबिनेट होता है वो रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एडवाइजरी बॉडी होता है और ये कैबिनेट को असिस्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कैबिनेट को 355 में मेंशन किया गया है, वो भी 44th अमेंडमेंट के माध्यम से। उससे पहले कैबिनेट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं था। वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, तो इसको आर्टिकल 74 और 75 में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को एड देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम गवर्नेंस में रोल के कॉन्टेक्स्ट में हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखिए दोस्तों, कैबिनेट जो है ये मेजर पॉलिसीज बनाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहीं पे वो देखिए तो वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज को, और ये कैबिनेट को सपोर्ट करता है मेनली, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम साइज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो कैबिनेट का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ये लगभग इसमें 20 से 30 मेंबर होते हैं। वहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये एक बड़ी इकाई है, एक बड़ी बॉडी है, जिसमें कि लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम 15% तक मेंबर हो सकता है, आपको ध्यान में रखना। अब ये जो 15% का क्लॉज है, ये 15% का कैप 91st अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से लगाया गया। ठीक है। अब मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैबिनेट में जो है वो बहुत ही रेगुलरली अपनी मीटिंग बुला सकता है, ताकि वो पॉलिसीज को डिस्कस कर सके। वहीं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बॉडी है, इसलिए ये रेयरली मीट करते हैं, इनकी मीटिंग बहुत ही मुश्किल से होती है। अगर हम अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो कैबिनेट एक ज्यादा पावरफुल बॉडी है जो कि हमारे गवर्नमेंट को लीड करती है, और वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के अंडर में ही काम करती है। तो इस तरीके से हमने कैबिनेट के रोल को देखा। अब इसी कैबिनेट के रोल को, माफ कीजिए, इससे इस अभी हमने कैबिनेट के बारे में देखा, अब हम जरा कैबिनेट के रोल के बारे में देख लेते हैं। ये रोल और कुछ नहीं होगा, जो वही वही बातें होंगी जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, कि ये हमारे देश के अंदर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए चीफ बॉडी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रेसिडेंट के लिए एक एडवाइजरी बॉडी भी होती है, और कैबिनेट का जो भी एडवाइस होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। क्यों? क्योंकि 42nd और 44th अमेंडमेंट, इन दोनों अमेंडमेंट ने क्या किया, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग बना दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रोल ऑफ कैबिनेट में अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ये हमारे देश के अंदर जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज को बनाई जाती है, जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उन सबसे डील करने का करता है। तो ये दोस्तों कैबिनेट का रोल था। अब कैबिनेट के रोल को देखते हुए बहुत सारे विद्वानों ने इसके रोल के बारे में अलग अलग व्याख्या दी है और बहुत सारी चीजें बोली है। अब हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें अगर किसी पॉलिटिकल थिंकर का नाम हम कोट करके लिखते हैं तो हमारे आंसर में वजन आता है। सबसे पहले देखते हैं रामजे मोयर ने क्या कहा था। दोस्तों, रामजे मोयर ने कहा था कि जो कैबिनेट है वो राज्य एक अगर जहाज है तो उसका स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील है, सॉरी। जो कैबिनेट है वो हमारे राज्य रूपी जहाज का एक स्टीयरिंग व्हील है, जो इसको कंट्रोल करता है कि राज्य किधर जाएगा। ठीक है। फिर ग्लैडस्टोन नामक एक और थिंकर है, इन्होंने कहा कि कैबिनेट जो है वो एक सोलर ऑर्ब है जिसके अराउंड बाकी बॉडीज रिवॉल्व करती है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो कैबिनेट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है,
और ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक यूनिटी प्रदान करता है, और सेम चीज हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू होती है। ये हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है किचन कैबिनेट का। हमने कैबिनेट के बारे में सारी बातें देखी, उसके कार्य के बारे में देखा, उसके रोल के बारे में देखा, फिर उसके रोल के बारे में कौन से स्कॉलर ने क्या कहा है, कौन से थिंकर ने क्या क्या वो देखा। अब हम जरा एक छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि किचन कैबिनेट का है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, किचन कैबिनेट और कुछ नहीं है, ये दरअसल एक इनफॉर्मल बॉडी है जिसमें पीएम होता है और कुछ इन्फ्लुएंशियल उसके कलीग्स होते हैं, जिसमें पीएम को भरोसा होता है और जिसके साथ पीएम सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है। तो ध्यान क्या रखना है, एक इनफॉर्मल बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो किचन कैबिनेट होता है ये पीएम को एडवाइस करता है इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामले में। अब किचन कैबिनेट में होता कौन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, किचन कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर तो होता ही है, प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनके फैमिली मेंबर्स और उनके फ्रेंड्स भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा किचन कैबिनेट के बारे में। अब हम किचन कैबिनेट के मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि किचन कैबिनेट कैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करता है, लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। तो मेरिट्स तो अभी हमने देखा कि ये एक छोटी सी बॉडी है और ये कैबिनेट से ज़्यादा इफिशियंट है, इसलिए ये एक अच्छी बॉडी मानी जाती है। फिर ये कैबिनेट की तुलना में ज़्यादा आसानी से मीटिंग कर पाती है। फिर देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर को सीक्रेसी मेंटेन करने में भी हेल्प करती है अगर उसको किसी पॉलिटिकल इशू पर डिसीजन मेकिंग करना हो तो ये इसके मेरिट्स थे। डिमेरिट्स की बात करें तो ये कैबिनेट की अथॉरिटी और इंपॉर्टेंस को घटाती है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कैबिनेट के रोल के बारे में कि कैबिनेट जो है वो हमारे देश के अंदर हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी है, लेकिन जो किचन कैबिनेट है ये कैबिनेट की उसी अथॉरिटी को कम करने का काम करती है। फिर इसका दूसरा डिमेरिट ये है कि ये लीगल प्रोसेस इट circumferes द लीगल प्रोसेस बाय अलाउइंग आउटसाइड पर्सन टू प्लान एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि सरकार में वही आदमी शामिल होते हैं जो कि इलेक्शन के माध्यम से जीत के गए, और उन्हीं लोगों में से प्रेसिडेंट अपना कैबिनेट का निर्माण करता है। लेकिन किचन कैबिनेट का जो प्रोविजन है वो एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें कोई भी व्यक्ति केवल अगर प्राइम मिनिस्टर उसको जानता है या प्राइम मिनिस्टर की नज़र में अच्छा है या प्राइम मिनिस्टर से उसके संबंध अच्छे हैं, तो वो बिना किसी चुनाव की प्रक्रिया के सरकार में अपना इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर सकता है। तो ये इसका डिमेरिट है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी आई होगी, है ना। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आप सबको बता दूं कि मेरी चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, जो कि इस साल आपके किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।